यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है डायरेक्टली रिलेटेड टू, ठीक है, यानी कि अगर आपके खून में शुगर हाई है, फिक्स अमाउंट नहीं है जो शुगर की होनी चाहिए थी बल्कि ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी वगैरह बीमारियाँ होंगी, ठीक है। हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 1 में, जिसमें हमने चैप्टर का ओवरव्यू डिस्कस किया था। इस चैप्टर का ओवरव्यू जो डिस्कस किया था उसमें हमने इसको कंप्लीट डिस्कस किया है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास खून में शुगर हाई है तो बीमारियाँ होंगी, लेकिन अगर आपके खून में शुगर हाई कि आपने शुगर को कंट्रोल कर लिया, ठीक है, तो बीमारियाँ जो होती हैं वाली इनके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ऐसा बोल सकते हैं हम कि बीमारियाँ ये जो होती हैं ये बहुत टाइम बाद होंगी, यानी कि स्लो 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 बहुत टाइम बाद होंगी। अब देखिए इसकी वजह क्या है कि आपने शुगर कंट्रोल भी कर ली लेकिन फिर भी आपकी बॉडी पर असरात रहेंगे और वो स्लोली स्लोली क्या होंगे, डेवलप होंगे, ठीक है। इसका एक रीज़न है, उसको हम कहते हैं लीगेसी इफेक्ट। लीगेसी इफेक्ट मतलब क्या, यानी कि जो बॉडी में पुरानी शुगर हाई रही थी, ठीक है, बॉडी में एक वक्त में पुरानी शुगर जो थी वो हाई थी, ठीक है, तो शुगर हाई रही थी, उसने क्या किया था, उसने बॉडी में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, बॉडी में सेल्स वगैरह और हमारे खून की नालियों पे एक बुरे असरात रखे थे, बुरे असरात डाले थे, ठीक है। हम इस चीज़ को भी डिस्कस कर चुके हैं अपने चैप्टर ओवरव्यू वाले लेक्चर में, इसको डिस्कस किया था जब हमने इसको डिस्कस किया था, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी वगैरह को डिस्कस किया था, तो हमने इसको भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो हमारे पास लीगेसी इफेक्ट क्या होता है कि पुरानी शुगर का असर होता है, आपने अब शुगर कंट्रोल भी कर ली लेकिन उस वक्त में जो नालियों में मसला हुआ था, नालियों में असर पड़ा था खून में शुगर हाई होने की वजह से, और सेल्स में जो असर पड़ा था वो अब तक होगा, ठीक है, क्योंकि वो कमज़ोर हो चुकी होंगी। अच्छा, एक और चीज़ हमारे पास डायबिटीज़ में हम एक टर्म यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक मेमोरी। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक मेमोरी, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्ज करें कि किसी इंसान की शुगर जो थी वो काफ़ी टाइम तक हाई रही थी, उसको डायबिटीज़ रहा था, ठीक है, उसने शुगर कंट्रोल कर लिया लेकिन उसके सेल और वेजल, इसकी वजह से क्या हुआ था, उसके खून की नालियाँ और सेल्स मुतासिर हुए थे इस बात की वजह से कि उसके खून में शुगर हाई रही थी एक वक्त में, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हम टाइप 1 डायबिटीज़ से बात करें, तो टाइप 1 डायबिटीज़ में ये बोल सकते हैं हम नामुमकिन है कि एक पर्सन ने शुगर कंट्रोल भी कर ली, ठीक है, उसको बाहर से शुगर इंजेक्ट की जा रही है, उसके बाहर जो शुगर इंजेक्ट की जा रही है, ठीक है, तो उसकी शुगर कंट्रोल में ये नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि हम बाहर से जब शुगर इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, शुगर नहीं सॉरी, इंसुलिन बाहर से जब इंजेक्ट करते हैं बॉडी में टाइप 1 डायबिटीज़ में, तो हमारा टारगेट ये होता है कि हम 120 से 140 यानी कि नॉर्मल जो शुगर लेवल है उतना ही रखें, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास 200 पर भी चली जाती है, ठीक है, हमने इंसुलिन इंजेक्ट कर दी, कभी कभी शुगर बॉडी में 200 तक चली जाती है, कभी कभी हमारे पास हम 70 तक भी चली जाती है, कि बहुत लो भी जाती है, तो बेसिकली फ्लक्चुएशन होती रहती है। क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे पेनक्रियास नहीं है, पेनक्रियास तो फॉरन सेंस कर लेते हैं और फॉरन से इंसुलिन रिलीज करते हैं, पेनक्रियास के बीटा सेल तो काम ही नहीं कर रहे ना, वो तो इंसुलिन निकाल नहीं रहे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, हमारे बाहर से जो हम इंसुलिन लगाते हैं बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो हमारी उसकी वजह से फ्लक्चुएशन हो जाती है, अंदर शुगर का लेवल कभी हाई कभी डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं और जो वेसल होती हैं खून की नालियाँ, उन पर बुरे असर पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमने 100% कंट्रोल कर लिया। टाइप 1 डायबिटीज़ में हम जो बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी में, वो हमें मुकम्मल तो सही करी, मुकम्मल तो सही नहीं करी, हमारे सेल्स और खून की नालियों पर असर पड़ रहे हैं बुरे बुरे, लेकिन वो बहुत स्लो स्लो होगा डैमेज, यानी कि इतना हाई नहीं होगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम से ख़राब हो गई, भाई आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया बिल्कुल बिस्तर पड़ गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहेगी। तो इस इलाज को इस तरीके से किया जाता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कोई असर नहीं पड़ा और बहुत सालों तक आप बिल्कुल ज़िंदगी नॉर्मल जी सकते हैं। लेकिन वही बात है कि इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ हाई शुगर की वजह से ही नहीं होता कि न्यूरोपैथी नेफ्रोपैथी जो हो रही है हमेशा हाई शुगर की वजह से हो रही है, नहीं, इसके होने के और भी रीज़न हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की एज बढ़ी है, ठीक है, जब एज बढ़ती है हमारे पास तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो नर्व्स हैं वो खुद ब खुद कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस भी हमारे पास हो सकता है कि किसी को हमारे पास न्यूरोपैथी हो जाए। तो न्यूरोपैथी नेफ्रोपैथी एज बड़ी होने के साथ भी हो सकते हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ग्लाइसेमिक कंट्रोल, तो हमारे पास हमारे खून में ग्लूकोज है, हम उसको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, दो तरीके बताए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। एक है हमारे पास जो हमारे पास ग्लूकोमीटर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, ग्लूकोमीटर का भी जिक्र हमने लेक्चर 1 में जिसमें मैंने ओवरव्यू डिस्कस किया चैप्टर का, हमने उसमें डिस्कस किया था ग्लूकोमीटर को डिटेल से, ठीक है, अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इतना बताऊंगी हमारे पास कि खून में जो ग्लूकोज उसका मेजर कर सकते हैं, दो तरीके यहाँ बताए गए हैं। एक है ग्लूकोमीटर के जरिए, जो कि आपको फॉर एग्जाम्पल आपने अभी चेक करना है कि मेरे खून में ग्लूकोज कितनी है, ठीक है, तो मैं इसका यूज़ करूँगी ग्लूकोमीटर का, ठीक है, ये फ़ौरन से बता देगा, रिजल्ट दे देगा कि खून में ग्लूकोज इस वक्त इतनी है, ठीक है, और हम फ़ौरन से फैसला कर पाएंगे कि हमें क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ से बचना है, कि हमारे खून में अगर ग्लूकोज हाई है तो हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, और वो खून में हमारे ग्लूकोज कम है तो हमें क्या करनी चाहिए, यानी कि इंसुलिन की कितनी मिकदार लगेगी, ये सब कुछ हमें बिकॉज ऑफ दिस हम फैसला कर लेते हैं, क्योंकि हमने ग्लूकोमीटर से अभी की अपनी ग्लूकोज चेक कर ली, ठीक है, ग्लूकोज लेवल चेक कर लिया। एक और तरीका हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे पास HbA1c, बेसिकली ये क्या है, देखिए ये एक टेस्ट होता है, ठीक है, इस टेस्ट से हम क्या देखते हैं,
अब ये टेस्ट होता है, ठीक है। अब इस टेस्ट को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होना ज़रूरी है, ठीक है। हमारे खून में क्या होता है, हम जानते हैं आरबीसी होते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल की लाइफ कितनी होती है, 120 डेज होती है। 120 डेज मतलब क्या, तकरीबन तकरीबन 3 महीने बन रहे हैं। तो बेसिकली इस टेस्ट में हम तीन महीनों का देखते हैं, 3 महीनों में देखते हैं कि खून में क्या हुआ था, ठीक है। खून में बेसिकली क्या हुआ था, हमारे जो आरबीसी होते हैं उनके पास कौन सी प्रोटीन होती है, हीमोग्लोबिन, एचबी जिसको हम बोलते हैं, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, ठीक है। हमारे पास हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन, अगर खून में शुगर हाई होगी, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन, जो बहुत सारे आरबीसी थे उनके ऊपर जो हीमोग्लोबिन होती है हर आरबीसी के ऊपर, तो उनके ऊपर काफ़ी हद तक, यानी कि काफ़ी सारे आरबीसी के ऊपर काफ़ी सारी शुगर होगी, ठीक है, कवर होंगे शुगर से, ठीक है। अगर हमारे पास इस टेस्ट में एचबी, यानी कि इसका लेवल हाई आ रहा है, इस टेस्ट का लेवल, हम इन चीज़ का लेवल हाई आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे हमारी जो आरबीसी है वो काफ़ी हद तक शुगर से कवर है, ठीक है। नॉर्मली भी ऐसा होता है कि हमारे आरबीसी के ऊपर जो हीमोग्लोबिन है उसके ऊपर शुगर अटैच्ड होती है नॉर्मली, लेकिन उसका लेवल कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर खून में शुगर हाई है तो मतलब क्या है, हम पहचान लेंगे, फॉरेन से हमने देख लिया, जब टेस्ट में देखा कि इसका लेवल फॉर एग्जाम्पल 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे हमारे खून में काफ़ी सारी शुगर है और वो शुगर हमारे पास हीमोग्लोबिन के ऊपर अटैच्ड है, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर केमिस्ट्री हमारे पास क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के ऊपर आके शुगर अटैच्ड हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम बेसिकली क्या करते हैं, 3 महीनों का रिजल्ट देखते हैं। तो हमारे पास जो एक ग्लूकोमीटर होता है, इसका फ़ायदा ये है कि आप फैसला कर पाएंगे फ़ौरन से कि आपको इंसुलिन कितनी लगानी है, ठीक है। ये अभी का रिजल्ट बताता है, अभी का, ठीक है। लेकिन इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी पिछले 3 महीने से रिपोर्ट सही नहीं आ रही थी, आप सही से परहेज ही नहीं कर रहे, सही से आप कंट्रोल नहीं कर रहे थे अपनी शुगर को, आपने 2-3 दिन से करना शुरू किया, तो आपकी सेहत पर असर पड़ना शुरू हो जाएंगे और आपने जब चेक किया आपको लगेगा आपके खून में ग्लूकोज सही है, लेकिन जो पिछला खराबी हो चुकी होगी वो पता नहीं चलेगी आपको, ठीक है। क्योंकि आपके खून में कितनी जो आरबीसी के ऊपर कितना उसके ऊपर अटैच्ड है हीमोग्लोबिन के ऊपर शुगर, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। इससे आप अभी का सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि आपके जिस्म में कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हैं, ठीक है। इस टेस्ट से हमें पता चलता है, ठीक है। और ये टेस्ट होते हैं बेसिकली यहाँ इमरजेंसी में यूज़ नहीं करते, ठीक है। इमरजेंसी में फॉर एग्जाम्पल अगर आपके खून में ग्लूकोज बहुत ही लो है, लेकिन अगर आपने टेस्ट किया आपको पता नहीं चलेगा कि आपके खून में ग्लूकोज इस वक्त लो है, आपको ये पता नहीं लग सकता। ये बेसिकली 3 मंथ का रिपोर्ट बताता है, ठीक है। लेकिन इससे पता लग जाएगा आपको कि आपके खून में अभी के लिए क्या है, खून में ग्लूकोज बहुत लो है, आपको इंसुलिन की बेसिकली खून में ग्लूकोज, आपको कुछ खाना है जिससे आपके खून में ग्लूकोज बढ़ जाए, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों टेस्ट में। ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ टाइप 1, ठीक है, यानी कि किस तरीके से इलाज किया जाता है टाइप 1 डायबिटीज़ का। तो पहले सेंटेंस में हमारे पास लिखा हुआ है, पर्सन विद टाइप 1 डायबिटीज़ मस्ट रिलाई ऑन एक्सोजीनस इंजेक्टेड इंसुलिन टू कंट्रोल हाइपरग्लाइसीमिया, अवॉइड कीटोएसिडोसिस एंड मेंटेन एक्सेप्टेबल लेवल्स ऑफ ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c। वही बात कि टाइप 1 डायबिटीज़ की बात हो रही है, यानी कि इसमें क्या होता है, हमारे पास जो हमारी बॉडी में पेनक्रियास है उनमें जो बीटा सेल हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, दैट्स वाई हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, मस्ट रिलाई ऑन एक्सोजीनस, यानी कि बाहर से ज़रूरी है कि बाहर से उसको इंसुलिन दी जाए, उसकी बॉडी में इंजेक्ट की जाए, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, इस तरीके से कंट्रोल करेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब क्या, यानी कि शुगर का हाई हो जाना, ठीक है। बॉडी में शुगर हाई होगी अगर इंसुलिन नहीं मिल रही, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, बाहर से इंसुलिन देंगे ताकि शुगर जो हो वो लेवल पर आ जाए, ठीक है। बाहर से एक्सोजीनस इंसुलिन लेने का फ़ायदा क्या होगा कि हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगी, यानी कि खून में शुगर हाई नहीं रहेगी, एंड अवॉइड कीटोएसिडोसिस, यानी कि हम कीटोएसिडोसिस जो कंडीशन से बच जाएंगे। कीटोएसिडोसिस होता है कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में अगर अगर उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा, ठीक है, तो वो क्या करती है, अपनी फैट को तोड़ के एनर्जी हासिल करती है, जिसको हम कह रहे हैं कीटोन बनते हैं उससे, ठीक है। और कीटोन से एनर्जी हासिल करी, तो कीटोन कैसा है, कीटोन एक एसिडिक हमारे पास है, ठीक है, ये एसिडिक है कीटोन, ठीक है। तो हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन जो होंगे जो किस से एनर्जी हासिल कर रहे हैं, एसिडिक फ्यूल से एनर्जी हासिल करें, तो खून में बेसिकली कंडीशन कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, कीटोन का लेवल हाई हो जाएगा और ये खून में कंडीशन एसिडिक हो जाएगी, ठीक है। तो बॉडी क्या करेगी, इस एसिड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या करेगी, बहुत सारा यूरिन क्या करेगी, बॉडी से बाहर निकालेगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, आपकी बॉडी में बहुत सारा पानी की कमी हो सकती है, ठीक है। और भी कई सिम्टम्स जाहिर होंगे अगर आपकी बॉडी कीटोएसिडोसिस में चली गई है, ठीक है। तो और भी कई सिम्टम्स जाहिर होंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका सांस फूल रहा होगा, ठीक है, सांस जो होगा बहुत तेज़ से ले रहे होंगे और अंदर से थकावट फील हो रही होगी, ठीक है। तो ये सब सिम्टम्स हो रहे होंगे अगर बॉडी में क्या है, कीटोएसिडोसिस हो रहा है, ठीक है। और भी कई सिम्टम्स होंगे, ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिखा हमारे पास कि हमारे पास अगर हम क्या करें, बाहर से इंसुलिन बॉडी में इंजेक्ट करें टाइप 1 डायबिटीज़ में, तो क्या होगा, हम मेंटेन रख सकते हैं अपना ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन लेवल, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन लेवल। बेसिकली हमारे पास एक टेस्ट था जो कि 3 मंथ के में रिपोर्ट बता रहा था कि हमारे खून में कितनी शुगर हाई रही है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ओवर द प्रीवियस 3 मंथ, ठीक है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, आगे चलते हैं। देयरफॉर हीमोग्लोबिन
A1C provide a measure of how well ट्रीटमेंट हैज़ नॉर्मलाइज ब्लड ग्लूकोज इन डायबिटिक पेशेंट। इसीलिए ये टेस्ट करवाया जाता है, देखा जाता है कि हमारे खून में जो ग्लूकोज है वो किस हद तक कंट्रोल में रह रही है। ठीक है, तो इस तरह से पता चल जाता है कि हमारे खून में ग्लूकोज कैसी है, हाइपर रह रही है या फिर हाइपो या फिर नॉर्मल है। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है द गोल इन administering insulin to those with type 1 diabetes is to maintain blood glucose concentration as close to the normal as possible and to avoid wide swings in glucose level that may contribute to long term complications। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे टाइप 1 डायबिटीज़ में गोल क्या होता है। गोल तो यही होता है कि खून में जो शुगर है उसको नॉर्मल रखा जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा है मसला क्या होता है कि देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा गोल क्या है कि क्लोज टू नॉर्मल एज पॉसिबल, कि जितना हो सके हम नॉर्मल जो वैल्यू होती है खून में ग्लूकोज की उसके क्लोज ही रखें। ठीक है, ज़्यादा ना हो खून में, ना ही कम हो ग्लूकोज। लेकिन होता क्या है, वाइड स्विंग्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि कभी कभी टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि खून में शुगर बहुत हाई चली जाती है और कभी कभी क्या होता है बहुत लो चली जाती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने खाना खाया, ठीक है, और आपने कार्बोहाइड्रेट खाए, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट खाए। हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट फ़ौरन से क्या होते हैं, ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है, तो बॉडी में क्या हो जाएगा, बॉडी में खून में ग्लूकोज का लेवल फ़ौरन से हाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 300 प्लस तक जा सकता है। ठीक है, कि आपको इंसुलिन लगाने में देर हो गई, ठीक है, तो 300 प्लस तक चला जाएगा खून में, एकदम से इतना लेवल हाई हो गया ग्लूकोज का। ठीक है, अब इसका उलट देखें, फॉर एग्जाम्पल आपने खाना कम खाया था, यानी कि खून में ग्लूकोज का लेवल बहुत लो हो गया, या फिर आपने खाना सही खाया था लेकिन उसके बाद आपने क्या कर दी, बहुत हैवी एक्सरसाइज कर दी। हैवी एक्सरसाइज की, आपकी जो खून में ग्लूकोज की सारी यूज़ हो गई, काफ़ी हद तक यूज़ हो गई, तो खून में एकदम से क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया ग्लूकोज के लेवल। तो दोनों कंडीशन क्या है, नुकसानदेह। एक वाइड स्विंग्स होता है, कभी खून में ग्लूकोज बहुत हाई, कभी खून में ग्लूकोज बहुत कम। एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि खून में बहुत ही कम शुगर होने का, कि आपके खून में शुगर हाई थी, बहुत हाई चली गई थी, फॉर एग्जाम्पल 300 प्लस चली गई थी, तो आपने क्या कर दी, इंसुलिन इंजेक्ट कर दिया बॉडी में, और इंसुलिन की डोज क्या कर दी, ज़्यादा कर दी। ठीक है, ज़्यादा डोज कर दी इंसुलिन की, तो इंसुलिन क्या करेगी, इंसुलिन सारी जो शुगर होगी तकरीबन उसको क्या करेगी, सेल्स में भेज देगी, तो खून में एकदम से क्या हो जाएगा, शुगर का लेवल बहुत लो हो जाएगा। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ में अगर खून में शुगर हाई रह रही है, ठीक है, 300 प्लस है या फिर नॉर्मल से ज़्यादा है, ठीक है, तो होगा क्या, हमारे पास कि इंसुलिन तो है ही नहीं जो कि क्या करेगी, सेल के अंदर लेके जाएगी शुगर को। तो होगा कि हमारे पास ये शुगर खून में थी, ये खुद ब खुद क्या होना शुरू हो जाएगी, खुद ब खुद लीक होना शुरू हो जाएगी सेल्स में, खुद ब खुद जा रही है सेल्स में बगैर किसी उसके, क्योंकि खून में शुगर हाई थी तो बस बेसिकली लीक हो रही है सेल्स में। ठीक है, तो सेल्स में लीक हो रही है, तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो शुगर होती है अगर सही पाथवे से आ रही है तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको यूज़ करते हैं, एनर्जी में तब्दील करते हैं। ठीक है, और अपने लिए एटीपी बनाते हैं, यानी कि एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास सेल्स के पास आ तो रही है शुगर, लेकिन वो लीक होकर आ रही है। ठीक है, तो अब इसका माइटोकॉन्ड्रिया को समझ नहीं आता कि बेसिकली हमारे पास जो शुगर आई है उसने सही पाथवे फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो अब एटीपी यानी कि एनर्जी बनने के बजाय क्या होगा, हमारे पास फ्री रेडिकल बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो लीक होकर शुगर आई है ये डीएनए वगैरह को डैमेज करेगी अंदर सेल्स के, और क्या होगा, हमारे पास फ्री रेडिकल बनेंगे। ठीक है, एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगा, क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल्स। The use of home blood glucose monitor facilitates frequent self-monitoring and treatment with insulin injections. होम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर्स, ग्लूकोमीटर की बात हो रही है। ग्लूकोमीटर क्या करता है, हमें अभी का लेवल अभी का खून में ग्लूकोज का लेवल चेक करके बताता है कि अभी खून में कितनी ग्लूकोज है। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, फैसला करते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी नीड है, इंसुलिन की कितनी नीड है, यानी कि इंसुलिन की हम कितनी डोज अपनी बॉडी में इंजेक्ट करें। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ग्लूकोमीटर से चेक किया, खून में ग्लूकोज का लेवल हाई है, फॉर एग्जाम्पल 250 है, ठीक है, हाई है, ठीक है, तो क्या करते हैं, अब इंसुलिन की डोज जो होगी थोड़ी ज़्यादा बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। हम इसको कहते हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं, करेक्शन डोज। क्या कहते हैं, करेक्शन डोज। हमने इंसुलिन की डोज ज़्यादा क्यों की, ताकि अगर इंसुलिन ज़्यादा होगी तो इंसुलिन क्या करेगी, जो खून में ग्लूकोज है उसको क्या करेगी, सेल्स में भेजेगी, ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को सेल में इंटर करेगी। इसका अपोजिट देखें, अगर खून में ग्लूकोज क्या है, नॉर्मल है, लो भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, बल्कि नॉर्मल है, तो क्या करेंगे, आपने खाना खाया तो हम उतनी ही इंसुलिन इंजेक्ट करेंगे जितना उस खाने को हजम करने के लिए काफ़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ज़्यादा डोज इंसुलिन की इंजेक्ट नहीं करेंगे बॉडी में। ठीक है, अब एक और हमारे पास कॉम्प्लिकेशन ये भी हो सकती है कि आपने क्या किया, आपने खाना खाया और हैवी फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट खा लिया आपने। ठीक है, तो आपके खून में एकदम से जो होगा, एकदम से शुगर जो कि वो शूट कर जाएगी, यानी कि बहुत हाई मिकदार में चली जाएगी। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं शुगर शूट कर जाना, बहुत ही हाई हो गई शुगर। अब इस कंडीशन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो ये कि आप डाइट कंट्रोल करें, अपनी खाने को ठीक करें। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का लेवल इतना ना रखें। सेकंड चीज़ क्या करेंगे हम, कि इंसुलिन इंजेक्ट करेंगे बॉडी में। ठीक है, थर्ड चीज़ हम क्या करेंगे कि थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारे खून में जो इंसुलिन थी, ठीक है, और जो ग्लूकोज है, बेसिकली हमारे खून में ग्लूकोज को खींच लेंगे मसल सेल अपने अंदर, क्योंकि मसल सेल यूज़ हो रहे होंगे एक्सरसाइज के दौरान, चलने फिरने के दौरान यूज़ हो रहेंगे, तो बेसिकली वो खून से ग्लूकोज को अपने अंदर खींच लेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, थोड़ा खून में ग्लूकोज का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर टाइप 1 डायबिटीज़।
अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट आता है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, अगर टाइप 1 डायबिटीज़ के केस में खून में ग्लूकोज का लेवल हाई है, देखिए फॉर एग्जाम्पल 300 प्लस है, 250 प्लस है, तो क्या करते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, समझते हैं कि एक्सरसाइज से क्या हो जाएगा, हमारा खून में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। तो बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि इस तरीके से हो ही नहीं सकता। अगर फॉर एग्जाम्पल इस पर्सन की बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं है, इंसुलिन जीरो है, इंसुलिन है ही नहीं, तो खून में ग्लूकोज का लेवल कहाँ से नॉर्मल होगा, होगा ही नहीं। क्योंकि हमारे खून में हर वक्त हल्की फुल्की इंसुलिन बनती रहती है। अगर नॉर्मल बॉडी की बात करें तो क्या होता है, पैनक्रियास में जो बीटा सेल हैं वो हल्की फुल्की इंसुलिन हमेशा खून में डाल रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं बेसल इंसुलिन। मैंने डिस्कस किया है डिटेल से, ठीक है। तो बेसल इंसुलिन हम कहते हैं, अगर इसके खून में बेसल इंसुलिन है ही नहीं, तो हमारी बॉडी में जो सेल्स होंगे वो किस तरीके से अपना गेट खोलेंगे और किस तरीके से ग्लूकोज का अंदर लेंगे, तो ये नामुमकिन बात हो जाएगी, ठीक है। और उल्टा जब एक्सरसाइज कर रहे होंगे आप, तो आपकी बॉडी में और हाई शुगर हो रही होगी, कम होने की बजाय हाई हो रही होगी, क्योंकि हमारी बॉडी में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी को नीड होती है, बॉडी के मसल सेल को क्या होती है, नीड होती है ग्लूकोज की, ठीक है। तो उस कंडीशन को हल करने के लिए हमारी बॉडी में जो अल्टरनेटिव यानी कि फैट को तोड़ के बॉडी इस वक्त एनर्जी हासिल करी, क्योंकि इसके खून में इंसुलिन नहीं है, ठीक है। तो फैट को तोड़ा जा रहा है इसकी बॉडी में, या प्रोटीन को तोड़ा जा रहा है, या फिर हमारे पास जो लीवर में स्टोर था ग्लाइकोजन, उसको तोड़ के ग्लूकोज बनाया जा रहा है, ठीक है। तो सब चीज़ें हो रही हैं, इसकी बॉडी में जो चीज़ें स्टोर थी उसको तोड़ के ग्लूकोज बनाई जा रही है, तो खून में उल्टा ग्लूकोज का लेवल हाई होगा, ताकि मसल सेल की जरूरत पूरी की जा सके, ठीक है। कम नहीं होगा, हाई होगा। Continuous subcutaneous insulin infusion, also called the insulin pump, is another method of insulin delivery. अब यहाँ जिक्र हुआ है इंसुलिन पंप का, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंसुलिन इंजेक्शन जो होता है उसमें डोज कैलकुलेट करनी पड़ती है, लेकिन अगर इंसुलिन पंप की बात करें तो बेसिकली हमारे पास हमारी बेल्ट में या हमारी स्किन में बेसिकली इससे एक ट्यूब निकल रही होती है, उस ट्यूब को स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है। एक हमारे पास डिवाइस है, उससे एक ट्यूब निकल रही है जो कि स्किन के अंदर इंजेक्ट की हुई है। अब इससे क्या होता है, हल्की फुल्की, जैसे हमारे पैनक्रियास क्या होता है, पैनक्रियास हल्की फुल्की इंसुलिन निकाल रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं बेसल इंसुलिन, निकल रही होती है हर वक्त, ठीक है। तो ये डिवाइस भी क्या होती है, ये डिवाइस भी हल्की फुल्की इंसुलिन हमेशा बॉडी में 24 आवर्स भेज रही होती है, बिल्कुल पैनक्रियास की तरह, ठीक है। लेकिन जब आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या होगा, आपको एक बटन दबाना पड़ेगा और बोलस इंसुलिन यानी कि बहुत बड़ी मिकदार में इंसुलिन को खून में भेज दिया जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास ये सेफ होती है, इसमें आपको बार बार डोज कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती, बल्कि क्या होता है, खुद ब खुद खून में भेज जा रही होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंसुलिन पंप। इसके बाद देखा है बक्कल रूट, ठीक है। अब बक्कल रूट क्या होता है, इसका ताल्लुक होता है बेसिकली मुंह के अंदरूनी हिस्से से, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम इंसुलिन को क्या करते हैं, इंसुलिन को एक स्प्रे या फिर हम बोल सकते हैं टैबलेट की सूरत में क्या करते हैं, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये आपका गाल है, ठीक है, आपके मसूड़ा है, ठीक है, यानी कि चीक्स और गम के दरमियान इसको प्लेस करते हैं, ठीक है, टैबलेट को। अब इससे क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास बारीक रगें होंगी, बारीक खून की नालियाँ होंगी, ठीक है, वो क्या करेंगी, इंसुलिन को अपने अंदर जज्ब कर लेंगी और वहाँ से इंसुलिन क्या करेगी, पूरी बॉडी में फैल जाएगी, ठीक है। अब ये उन लोगों के लिए होता है जिनको इंजेक्शन वगैरह से डर लगता है, तो वो क्या करते हैं, अपने चीक्स और गम के दरमियान क्या करते हैं, टैबलेट को या फिर स्प्रे को यहाँ पर करते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ से यहाँ की बारीक रगें क्या कर लें, इसको अपने अंदर जज्ब कर लें और दैन हमारे पास इंसुलिन क्या हो जाए, खून में जज्ब हो जाए, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इंट्रानेजल। इंट्रानेजल कौन सा मेथड है, इसमें क्या होता है, हम बेसिकली नाक में स्प्रे करते हैं, ठीक है। हम इसमें बेसिकली क्या करते हैं, इंसुलिन स्प्रे होती है हमारे पास, नाक में करते हैं, फिर हमारे पास क्या होता है, वो जो इंसुलिन थी, जो स्प्रे हमने की थी, वो लंग्स में जाती है, ठीक है। और लंग्स के अंदर हम जानते हैं बारीक बारीक खून की नालियाँ होती हैं, ठीक है, और उसके ज़रिए क्या हो जाएगी, डायरेक्ट वो खून में चली जाएगी, ठीक है। अब ये बहुत तेज़ी से, ये तरीका जो होता है बहुत तेज़ी से काम करता है, बहुत तेज़ी से, ठीक है। खासतौर पर अगर आपने खाना खाया, आपको डोज चाहिए, बोलस इंसुलिन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये सारे तरीके जो लिखे हुए हैं इन पर रिसर्च हो रही है, ये इतने आम नहीं है और इतने आम दस्तियाब भी नहीं होते, ठीक है। सिवाय कुछ हमारे पास जो इंटरनेजल स्प्रे हैं वो मतलब हम बोल सकते हैं थोड़े बहुत कॉमन हो गए हैं, लेकिन बाकी तरीके जो हैं वो कॉमन नहीं है इतने, ठीक है। क्योंकि अब अभी उनकी डोज पर काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, किसी को नज़ला है, ठीक है, और किसी को नज़ला है, किसी को ज़ुकाम है, तो क्या इंट्रानेसल जो स्प्रे होगी वो सही तरीके से काम करेगी और इंसुलिन की डोज सही तरीके से पहुंचेगी, जितनी पहुंचनी चाहिए थी बॉडी में उतनी पहुंचेगी या नहीं, ठीक है। तो इन सब सवालों के जवाब बाकी हैं अभी, ठीक है, तो इन पे काम हो रहा है, अभी रूट्स इतने आम नहीं है। आगे लिखा हुआ है अमाइलिन इज़ अ हार्मोन, ठीक है। अब ये लाइन, हमारे जो पैनक्रियास होते हैं, ठीक है, अब उनके अंदर जो बीटा सेल्स हैं वो सिर्फ इंसुलिन को नहीं निकालते, वो क्या करते हैं, बल्कि हल्की हल्की मिकदार में इंसुलिन के साथ अमाइलिन को भी क्या करते हैं, खून में रिलीज़ करते हैं। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद बीटा सेल क्या करेंगे, इंसुलिन को रिलीज़ करेंगे खून में, हल्के हल्के अमाउंट में, साथ में क्या करेंगे, अमाइलिन को भी खून में शामिल करेंगे। अब आपके जहन में सवाल पैदा हो सकता है कि हमारा जिस्म इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है कि एक ही काम करने के लिए, ठीक है, खाना खाने के बाद इंसुलिन को भी अमाइलिन दोनों को निकाल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे पास इंसुलिन और अमाइलिन ये दोनों जो होती हैं अलग अलग तरीके से काम करती हैं, इनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, ठीक है। और इंसुलिन जो होती है, अगर हम बात करें, वो अकेले वो सब काम नहीं कर पाएगी जो अमाइलिन कर रहा है, ठीक है। तो दोनों मिल के काम करती हैं ताकि जो काम हो वो अच्छे तरीके से हो। अब समझते हैं क्या मैंने कहा, देखें हमारे पास जो
स्टमक है, ठीक है। आप इस स्टमक जो है, इंसुलिन का स्टमक पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। आपने खाना खाया, आपके स्टमक ने फ़ौरन से पूरा खाना हजम कर दिया फॉर एग्जाम्पल, और सारी शुगर जो होगी इंटेस्टाइन से चली गई खून में, ठीक है। अब अमाइलिन क्या करता है, जब खाने के साथ अमाइलिन यानी कि बीटा सेल से अमाइलिन भी रिलीज़ हो रहा है, तो अमाइलिन क्या करता है, स्टमक में जाता है, स्टमक में क्या करता है, इस स्टमक की जो ये डाइजेशन कर रहा था, इसको क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा, हल्का कर देगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि शुगर जो इंटेस्टाइन से खून में आ रही होगी वो इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में आएगी। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि सारी शुगर, सारा खाना हजम हो गया, एकदम से बहुत सारी शुगर आ गई खून में। इस तरीके से क्या होगा कि खून में शुगर एकदम से नहीं बढ़ेगी, बल्कि हल्की हल्की आ रही होगी, ठीक है। अब अच्छा, हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या हो रहा था, हमारे पास इंसुलिन नहीं बन रही थी, तो जाहिर सी बात है माइलिन भी नहीं बन रही थी। इस वजह से क्या होता है, सारा खाना एकदम से आ रहा था, एकदम से शुगर हाई हो रही थी खून में, तो ये मसला नहीं होगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम अमाइलिन का, कि अमाइलिन क्या करता है, ग्लूकागोन को स्टॉप करता है। किस तरीके से, हमारे जिस्म में एक हार्मोन होता है, ठीक है, हम जानते हैं ग्लूकागोन है। ग्लूकागोन का काम क्या होता है, ग्लूकागोन का काम होता है कि लीवर से क्या करें, मज़ीद बेसिकली ग्लूकोज को खून में शामिल करवाए, ठीक है। लेकिन अमाइलिन जो होता है, अमाइलिन जब रिलीज होता है, अमाइलिन जाता है दिमाग के उस हिस्से पर जो कि क्या करता है, जो कि ग्लूकागोन को कंट्रोल करता है, और उसको कहता है कि क्या करो, ग्लूकागोन को कहो कि बस कर दे ग्लूकागोन, अब मज़ीद ग्लूकोज को लीवर से खून में शामिल ना करे, ठीक है। तो अमाइलिन डायरेक्ट खून के उस हिस्से पे, ब्रेन के उस हिस्से पे काम कर रहा है, ठीक है, कि ग्लूकागोन को स्टॉप करवा रहा है, ठीक है। ये काम इंसुलिन तो नहीं कर रहा, तो हमारे पास इसके काम अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, इंसुलिन जो होता है, हम बोल सकते हैं कि दोनों का काम तकरीबन एक ही पड़ रहा है, कि वो क्या करें, बेसिकली खाने के उसमें यानी कि शुगर को कंट्रोल करें, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है, याद रखना हमने ये बात, ठीक है। एक और काम हमारे पास अमाइलिन ये भी करता है, कि अमाइलिन क्या करता है, हमारे पास ब्रेन का वो हिस्सा जो कि क्या करता है, सैटिस्फाइड सेंटर होता है, ठीक है, कि भूख को ख़त्म करने का एहसास दिलाता है कि भूख ख़त्म हो गई है बस, ठीक है। तो अगर हमारे पास अगर सिर्फ इंसुलिन हो, अमाइलिन ना हो, तो मज़ीद जो मरीज़ होगा उसको बार बार भूख लगेगी और वो ज़्यादा खाएगा, ठीक है। जैसे शुगर कंट्रोल करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा, तो हमारे पास अमाइलिन क्या करता है कि हमारे दिमाग के उस हिस्से को एक्टिव करता है, जो कि क्या करता है, सैटिस्फाइड का सेंटर है, यानी कि भूख ख़त्म होने का एहसास दिलाता है, ठीक है। अच्छा, जब टाइप 1 के जो मरीज़ होते हैं वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, तो उसमें एक मसला दरपेश आता है। क्या मसला होता है, मसला ये होता है कि उन्होंने इंजेक्शन लगाया अमाइलिन ना होने की वजह से, क्योंकि अमाइलिन तो था ही नहीं, हम सिर्फ इंसुलिन का इंजेक्शन दे रहे हैं। हम कौन सा इंजेक्शन दे रहे हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन का दे रहे हैं ना, ठीक है। बॉडी में तो बीटा सेल से इंसुलिन नहीं बन रहा, जब इंसुलिन नहीं बन रहा तो इंसुलिन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन को डिस्ट्रॉय, बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, इंसुलिन तो बनेगा नहीं, ठीक है, और अमाइलिन भी नहीं बनेगा, ठीक है। जब दोनों नहीं बन रहे, हम इंजेक्शन कौन सा दे रहे हैं, हम सिर्फ इंजेक्शन दे रहे हैं इंसुलिन का, ठीक है। तो मसला क्या होगा, मसला ये होगा कि इंसुलिन जो होगा, इंसुलिन अपना काम कर रहा होगा, ठीक है, लेकिन अमाइलिन का काम कौन पूरा करेगा। तो अमाइलिन की अहमियत को देखते हुए हमारे पास एक मेडिसिन बनाएगी जिसका नाम है हमारे पास प्रामलिन प्रामलिनटाइड, ठीक है। अब ये जो मेडिसिन हमारे पास है, ये क्या करती है, ये अमाइलिन का काम करती है, ताकि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उनके जो मरीज़ हैं उनकी इंसुलिन के साथ साथ ये भी दवाई अपना काम करती रहे अमाइलिन का, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उनका इलाज हो, ठीक है।